Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 18 अगस्त 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पैनामा कैनाल को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर लगातार हमने मंकी पॉक्स वायरस के बारे में डिस्कशन किया है। तो मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर वायरस है इससे फ्लू जैसे लक्षण हमारे बॉडी में होने लगते हैं और इस लक्षण के साथ साथ बॉडी के ऊपर में पस से भरे हुए जो छाले होते हैं, दाने होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो एमपॉक्स वायरस है ये सबसे ज़्यादा फैलता है कॉन्टेमिनेटेड फूड की वजह से, गंदा खाना खाने की वजह से। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों वापस से 26/11 हमला चर्चाओं में आ चुका है। आपको याद होगा साल था 2008 जब मुंबई के इस होटल पे अटैक हुआ। तारीख थी 26 और वो महीना था 11, इस वजह से इसको हम 26 एंड 11 अटैक बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 26/11 हमले में कई सारे आतंकवादी शामिल थे। इस अटैक को प्लान करने में पाकिस्तान की साइड से जो एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा, इसने इस पूरे के पूरे टेररिस्ट अटैक को प्लान किया, जिसमें कई सारे लोगों की जान गई। 150 से लेकर 300 लोगों की जान गई। कई सारे लोग दोस्तों इंजर्ड हुए इस पूरे अटैक के अंदर में। तो अभी 26/11 हमले से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स आए हैं। अपडेट्स ये हैं कि यहाँ पर इस इंसान की जो फ़ोटो आप देख पा रहे हो इसका नाम है तहावुर राणा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये भी इस अटैक में शामिल था, इसका भी एक रोल रहा है इस अटैक के अंदर में। तो फिलहाल अभी यहाँ पर ये यूएस की जेल में बंद है। तो यूएस से हम वापस इसको भारत मंगा रहे हैं अपने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत, जो हमने बहुत पहले साइन की थी अमेरिका के साथ में। तो इस अटैक के पीछे ये भी यहाँ पर एक मास्टरमाइंड आपको देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन बिजनेसमैन है, ध्यान रखिएगा, जो कनाडा में गया, फिर उसके बाद में यूएस में भी गया। यूएस के आज लॉस एंजल्स के अंदर में इसको अरेस्ट करके रखा गया है। बताया जाता है इस तहावुर राणा का सीधा सीधा एक कनेक्शन था पाकिस्तानी अमेरिकन लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट के साथ में। और वो टेररिस्ट कौन सा है, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन टेररिस्ट, जिसका नाम है डेविड कॉलमैन। तो डेविड कॉलमैन का नाम भी दोस्तों इसे में आता है क्योंकि डेविड कॉलमैन और इस तहावुर राणा ने साथ में मिला था और साथ में मिलकर दोस्तों इस अटैक को प्लान किया था। ये भी मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं इस अटैक के। इन दोनों के सीधे सीधे लिंक्स पाए गए हैं पाकिस्तानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के साथ में, जिसको हम आईएसआई बोलते हैं। ये जो नाम आपको दिख रहा है डेविड कॉलमैन, थोड़ा अमेरिकन सा नाम लग रहा होगा। इसके फादर पाकिस्तानी से और मदर जो है वो अमेरिकन। इस वजह से यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये जो यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तानी अमेरिकन लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट, तो ये भी इसमें शामिल है। फिलहाल अभी के लिए फोकस है हमारा कि तहावुर राणा को मंगाया जाए इंडिया के अंदर में, इसको यहाँ पे एक्सट्राडिट किया जाएगा। इसको लेकर कई रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। तहावुर राणा दोस्तों एक फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर भी रह चुका है। आर्मी के अंदर एज अ डॉक्टर ये पहले सर्व किया करता था। तो अगर ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, इसको वापस से इंडिया लेकर आया जाता है और साथ ही साथ में हम अपने हिसाब से, हमारे कोर्ट के हिसाब से इस पूरे केस को देखेंगे, तब जाके इंडिया को एक और बहुत बड़ा जस्टिस मिलेगा इस 26/11 हमले के अंदर में। बाकी आपको पता ही होगा ये जो हमला है इसको अंजाम दिया गया था 26 नवंबर 2008 के अंदर में। इसमें अजमल कसाब और साथ ही साथ में 9 और टेररिस्ट थे जो कि पाकिस्तान के कराची से
स्पीड बोट में बैठ कर आए और स्पीड बोट में बैठ के आने के बाद में यहीं पर हमारा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन पे भी क्वेश्चनिंग उठती है। बाद में कई सारी चीज़ें इंप्रूव भी की गई इस अटैक को देकर। तो ये सब आए, इन्होंने कई सारे अटैक्स करे मुंबई के अंदर होटल्स के अंदर में। फिर होता यह है कि जब ये अटैक चल रहा था, कई दिनों तक अटैक हुए, तो जो 27 नवंबर था यानी जो अगला दिन था, अगले दिन लगभग 1:30 AM के आसपास अजमल कसाब को पकड़ा जाता है और इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जितनी भी यहाँ पर जगह थी उनको सीज कर दिया गया और साथ ही साथ में 29 नवंबर तक लगभग 9 आतंकवादियों को मार दिया गया जो ये लगातार हमले कर रहे थे इंडिया के ऊपर में। फिर उसके बाद में 30 नवंबर को दोस्तों यहाँ पे अजमल कसाब ने सारी चीज़ें यहाँ पे कबूली पुलिस के सामने। फिर ऐसे ही ये केस चलता रहा। आप इमेजिन ये कीजिए, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा भयानक गुस्सा भड़का था। इतने सारे लोगों की जान गई, इतने सारे लोग इंजर्ड हुए इस टेररिस्ट अटैक में। फिर भी साल 2008 में अजमल कसाब को पकड़ा, लेकिन दोस्तों उसको फांसी कब दी गई? 29 अगस्त 2012 में। लगभग 4 साल लग गए इसको फांसी देने में। इस बीच कई सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया है कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं, हमारी जुडिशरी क्या कर रही है। लेकिन फाइनली बाद में जाके इसको फांसी पे चढ़ाया गया। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनको भी अगर हम इंडिया लेकर आएंगे अपने हिसाब से, अपने कोर्ट के हिसाब से जो है इनको ट्रीट करेंगे तो हमें एक और जस्टिस मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में। अब दोस्तों इसी सेम आर्टिकल में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे इस मुंबई टेरर अटैक से हमने क्या क्या सीखा और कहाँ कहाँ पर कमी थी वो भी यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम इस अटैक के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या क्या हुआ था। लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादी हाथ में बंदूक लेके समुद्र के रास्ते कराची से सीधा मुंबई में एंटर करते हैं और 4 दिन तक लगातार अटैक करते रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे क्वेश्चन उठा था हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि ये समुद्र के रास्ते से आए कैसे। तो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी काफ़ी कमज़ोर है, इसको लेकर काफ़ी क्वेश्चनिंग उठ रही थी। कितनी आसानी से यहाँ पर यह अटैक कर पाए उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा था। इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर कुछ कमियाँ थी। हमारे पास में इतना अच्छा काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसमें काफ़ी कमियाँ थी। लोकल पुलिस में कई सारी शॉर्ट कमिंग्स थी। ऐसे सवाल दोस्तों कई सारे उठे जिसके ऊपर में धीरे धीरे करके काम भी किया गया। ना क्वेश्चन हमारे पास में यही है, आपसे ये भी बन सकता है कि आखिरकार हमने 2008 का जो ये टेरर अटैक था इससे क्या सीखा। हाउ मुंबई टेरर अटैक चेंजेस इंडियाज सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे भारत का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है इस अटैक के बाद में। तो दोस्तों इस अटैक के बाद में कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हमारे देश की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। आप NIA का नाम सुनते होंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये जो NIA है ना दोस्तों, ये भी बेसिकली यहाँ पे इस टेरर अटैक के बाद ही बनाई गई थी। वैसे कई सारे काम किए गए थे। उसके बाद हमने अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा सख्त किया। हमारे इंटेलिजेंस ग्रिड में जो कमियां थी उसको फिक्स किया गया। फिर उसके बाद में कई सारे रूल्स लेकर आए जहाँ पे हम सीधा टेररिज्म से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उससे डील कर रहे थे। स्पेशल एजेंसीज़ बनाई गई ताकि आतंकवाद से संबंधित जितने भी केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके। मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर में कई सारे सुधार करे गए, चेंजेस करे गए। फिर उसके बाद इस 26/11 हमले के बाद में जो हमारी इंडियन नेवी है इनको हमने पूरा मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो चार्ज है वो दे दिया। इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है हमारा, जो तट रक्षक हैं, हमारे जो समुद्र के तट हैं वहाँ पे सुरक्षा कर रहे हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टेरिटोरियल वाटर्स की कि ये भाई ये यहाँ पर सुरक्षा करेंगे। प्लस कई सारी जो हमारी नई मैरिन पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पर तैयार करे गए। वो सब इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में मिलकर करंट समय पर काम करते हैं। सरकार ने सभी जो वेसल्स होते हैं, जितने जहाज़ होते हैं स्पेशली 20 मीटर से ज़्यादा लंबे, उनमें ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को यहाँ पर लगाने की बात की ताकि इनको आइडेंटिफाई किया जा सके, दूसरे इन्फॉर्मेशंस को निकाला जा सके। तो ये सब दोस्तों काम करे गए हैं उस अटैक के बाद में ताकि ऐसा कोई हमला दोबारा ना हो सके। फिर इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन के ऊपर भी फोकस रखा गया। एक जो डिसीजन है वो लिया गया ताकि हम अपना जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मल्टी एजेंसी सेंटर्स हैं, इनको और मजबूत कर सकें। जो हमारी मल्टी एजेंसी सेंटर होती हैं इनका सबसे पहला काम यही दिया गया कि जितने भी यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, साथ ही साथ में हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, स्टेट की पुलिस है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, आपस में इनके बीच में एक बढ़िया तरीके से लिंक बना के रखना, जिसमें हम कई सारे और चैप्टर्स ऐड कर चुके थे। टेररिज्म से कैसे लड़ना है वो कॉन्सेप्ट भी इसमें ऐड कर चुके थे। फिर इसी अटैक के बाद कई सारे नियमों के अंदर में बड़े बड़े बदलाव करे गए। जैसे UAPA एक्ट का नाम सुना होगा आपने, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसके अंदर में सबसे बड़ा चेंज किया गया और डेफिनेशन जो थी टेररिज्म की उसको थोड़ा सा और एक्सपांड कर दिया गया। फिर उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट भी 2008 के बाद ही पास हुआ, इस अटैक के बाद।
पार्लियामेंट ने ये पर्टिकुलर बॉडी बनाई जहां पर इस तरीके की एजेंसी बनाई जो कि ऐसे टेररिज्म रिलेटेड जो केसेस होंगे उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अपनी जितनी भी पुलिस फोर्सेस थी उनको मॉडर्नाइज कर दिया हमने, है ना। और कई सारी जो ट्रेनिंग्स वगैरह है वो प्रोवाइड करवाई, नए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए, बहुत सारा फंड यहाँ पे एलोकेट किया गया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। बहुत सारा पैसा दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो अपने पुलिस स्टेशंस में जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको यहाँ पर लेकर आएँ, अपने पुलिसमैन को ट्रेन करें कि वो किस तरीके से आज के समय के जो टेररिज्म से संबंधित चैलेंजेस है उससे लड़ सकते हैं। उनको अच्छे हथियार दिए गए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में कॉपरेशन किया गया। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था यहाँ पर 26/11 हमले का, वो यहाँ पर यह था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमारी मदद की। दोस्तों मैं आपको ये बताना पहले भूल गया, बट मैं आपको बता दूं कि ये जो कैदी हैं, जो बेसिकली इन दोनों लोगों को मंगाया जा रहा है, अमेरिका से मंगाया जा रहा है, और अमेरिका भी दोस्तों यहाँ पे शामिल है इस तरीके से हमारी मदद करने के लिए। और अमेरिका ने उस समय पर 26/11 अटैक में भी हमारी मदद की थी। रीज़न ये है कि जो लोग मारे गए थे इस अटैक के अंदर में वो केवल इंडियंस ही नहीं थे, दुनिया भर से कंट्रीज़ के लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे। तो इसमें कई सारे लोग ऐसे थे दोस्तों जो अमेरिका से भी थे और भी कई सारे कंट्रीज़ के थे, वो लोग भी मारे गए थे। तो इंडिया ने भी, यूएसए ने भी यहाँ पर हेल्प की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 26/11 हमले में केवल इंडियंस नहीं, अमेरिकन सिटीजन्स भी दोस्तों यहाँ पे मारे गए। तो यूएस ने यहाँ पर सीरियसली भारतीय एजेंसीज़ के साथ में एंगेज किया और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवाई इस अटैक से रिलेटेड। उसके अलावा जो इनका FBI है, दैट इज़ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने भारत की मदद की सभी जगह पर। पाकिस्तान को एम्बरेस किया इंटरनेशनली। शर्म आनी चाहिए ऐसे अटैक करने पर। क्या मिला पता नहीं ये अटैक करके। और इससे पहले दोस्तों आपको पता है पार्लियामेंट पर भी अटैक किया था इन्होंने 2001 में, वो और भी ज़्यादा भयंकर था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये आप कह सकते हैं जो मुंबई पर टेरर अटैक हुआ ये सबसे ज़्यादा भयंकर हो गया। तो कई सारी यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी हैं वो हमने यहाँ पर अपनाई मुंबई अटैक जैसे प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए। पाकिस्तान को यहाँ पे दोस्तों सभी जगह पर घसीटा हमने अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर में इस अटैक की वजह से। और सबसे बड़ी जो सीख ली है हमने वो ली है अब ऐसी चीज़ों का जवाब देना। जो ये अटैक हुआ 2008 में, हमने पाकिस्तान को इसका जवाब नहीं दिया कि भाई ये अटैक क्या है तो हम बदले में आपके साथ क्या कर सकते हैं। तो अभी ये अटैक करना ज़रूरी था। तो इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान ने फिर ऐसा ही सोचा 2016 में, फिर ऐसा ही सोचा 2019 में, लेकिन अब की बार यहाँ पे बराबर इनको जवाब मिला। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं दोस्तों, बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक की गई उरी अटैक के बाद में जब पाकिस्तान ने यह हमला किया था। तो जो भी था देखा जाएगा, हमने उस हिसाब से पाकिस्तान को रिटेलिएशन में अटैक किया, जो कि ज़रूरी भी था ये इसके रिटेलिएशन में जवाब देना। जिससे आगे ये कदम जब उठाएगा तो उसको सोचना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। चलिए आगे आते हैं, नवाते हैं दोस्तों आज के दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। और अभी इसको लेकर ना कई सारी चर्चाएँ भी हो रही थी, अपोजिशन पार्टीज़ लगातार क्वेश्चनिंग भी कर रही हैं, है ना। यहाँ पे आप हेडिंग देख भी पाओगे कि यूपीएससी ने क्या किया है, अभी 45 लेटरल एंट्री की पोस्ट ओपन कर दी है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में, जिसके बाद में ओपोजिशन आज के समय पर इसके ऊपर में सवाल जवाब कर रही है। आपको पता लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट? आप में से कई सारे लोग होंगे जो यूपीएससी के, मैक्सिमम लोग मेरे चैनल पे वही हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ऐसे भी लोग हैं जो केवल न्यूज़ अपडेट्स लेने के लिए आते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों एक लंबी चौड़ी तैयारी लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें समझनी पड़ती है। हाँ डेफिनेटली एक आपका पर्सपेक्टिव जो है इस तैयारी के बाद में वो चेंज हो जाता है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हार्ड वर्क बहुत लगता है। आप 1.5-2 साल की प्रिपरेशन करेंगे, कोचिंग करेंगे, हर चीज़ यहाँ पर सेक्रीफाइस करनी होगी। उसके बाद जाके यहाँ पर एग्ज़ाम देके अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको ये सर्विस मिल जाती है, IAS IPS ये सब पोस्ट आपको मिल जाती हैं। लेकिन पता लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट अपने आप प्राइवेट सेक्टर से कुछ लोगों को उठाएगी और इस पोस्ट पे रखने वाली है। तो 45 लेटरल एंट्री की पोस्ट यहाँ पे लेकर आई गई हैं, जहाँ पे इस तरीके का जो हार्डवर्क है वहाँ से गुजरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, लेटरल एंट्री कॉन्सेप्ट लंबे समय से चलता हुआ आया है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को एंट्री दी जाती है। बताऊंगा आगे, डोंट वरी। पहले इस न्यूज़ आर्टिकल को समझिए, फिर एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं उसका बैकग्राउंड स्टेटस आपको समझाऊंगा। तो बात यह है कि जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन्होंने कल के दिन एक एडवर्टीजमेंट इशू किया, जहां पे इन्होंने बोला 45 जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी की जो जॉब्स हैं, ठीक है,
मतलब पोस्ट है स्पेशली वो यहाँ पर भरी जाएंगी हमारे अलग अलग 24 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के अंदर में। लेकिन ये जो पोस्ट भरी जाएंगी ये लेटरल एंट्री के माध्यम से भरी जाएंगी, इसकी वजह से पूरा मामला उठा। जैसे यहाँ पर ये ऐड आया दोस्तों, इससे जो ओपोजिशन है वो पूरी तरह से ट्रिगर हुई। ओपोजिशन ने क्वेश्चन यहाँ पर ये किया है कि सरकार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रही है, 45 पोस्ट लेटरल एंट्री की आ रही है, तो इस बेसिस पे यहाँ पे लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, अलग अलग मंत्रालय दिए जाएंगे, मतलब मिनिस्ट्रीज़ में ऐड किया जाएगा, जो डायरेक्टर्स हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, इनकी पोस्ट दी जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा आप यूपीएससी का नॉर्मल एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय पर लेटरल एंट्री के अंदर कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं है, आप मेरिट बेसिस पे, एक्सपीरियंस बेसिस पे ही यहाँ पर सेलेक्ट करे जाएंगे। तो वो यहाँ पर जो ऑपोजिशन है वो क्वेश्चन उठाते हैं कि सरकार कोशिश कर रही है यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को हटाने की, स्पेशली इस मामले में। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट लाया गया है, 45 जो यहाँ पे पोस्ट लाई गई हैं, इसमें से 10 जॉइंट सेक्रेटरी के लिए हैं और 35 डायरेक्टर्स और डेप्यूटी सेक्रेटरीज़ के लिए हैं। और जितने भी ये पोस्ट हैं दोस्तों, इनको 17 सितंबर तक सरकार को भरना है, जिसके बेसिस पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं। इन्होंने बोला है सरकार रिजर्वेशन के ऊपर अटैक कर रही है, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम दे के निकलते तो यहाँ पर रिजर्वेशन होता तो SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो क्लासेस हैं इनको यहाँ पर फ़ायदे मिलते हैं। बट करंट समय पर इसमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरिट बेसिस पे होगा सब कुछ, तो ये बाईपास किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर कहना है, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी लीडर ये भी मेंशन करते हैं कि देखिए ये ज़रूरी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोविजंस दिए हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस जैसी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं, उसको ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करना, इनके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस जैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, तो लेकिन जिस तरीके का ये स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की साइड से, वो इन सब चीज़ों को बाईपास कर रहा है। इन 45 पोस्ट के अंदर में जो अगर हम पुराने ज़माने से देखें एग्ज़ाम के माध्यम से होता, देखो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी एक बात और बोलती है कि जैसे हमारे नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम के माध्यम से इन 45 पोस्ट के ऊपर में अगर हम चयन करते तो इसमें से नो डाउट 22 से 23 लोग सीधा रिजर्व कैटेगरी से होते, SC ST या OBC से, क्योंकि उनको इन कैटेगरी के बेनिफिट्स मिलते हैं, मार्क्स के अंदर में भी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इस वजह से 22 से 23 लोग इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को हटा रहे हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन जैसी कोई चीज़ है नहीं इस पर्टिकुलर लेटरल एंट्री में। तो यहाँ पे इस समय पर तो ये कम्युनिटीज़ जो है इनका जो शेयर है वो आज के समय पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, ये बेसिकली ओपोजिशन पार्टी का कहना है, ठीक है। तो मामला चल क्या रहा है, ये न्यूज़ क्या चल रही है, आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि न्यूज़ क्या है। अब देखिए केवल न्यूज़ पढ़ने से काम नहीं होगा, लेटरल एंट्री के बारे में और भी कई सारी बातें जाननी होगी। आखिर एग्जैक्ट तरीके से लेटरल एंट्री क्या है, कैसे काम करता है, इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जैसा रिजर्वेशन, जिसके ऊपर डिबेट कर लो मतलब उसका एंड ही नहीं हो सकता, ऐसे ही ये भी कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लेटरल एंट्री इन इंडिया क्या होती है, लेटरल एंट्री वो भी सरकारी नौकरी के अंदर में। क्वेश्चन यह है दोस्तों, जो ये टर्म है ना लेटरल एंट्री, इसका मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर से कोई स्पेशलिस्ट है, कोई एक्सपर्ट है, उसका सीधा अपॉइंटमेंट करना और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में लाकर उसको एक पोस्ट दे देना, ये होती है यहाँ पर लेटरल एंट्री। और नीति आयोग का जो यहाँ पर 3 साल का जो एक्शन एजेंडा है, अलग अलग सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हैं, है ना, उन्होंने भी यहाँ पर इसको रेकमेंड किया है और लंबे समय से रिकमेंडेशन मिलता हुआ नजर आया है। इससे पहले लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट कई सारी जगह पर अपनाया जा रहा है, जैसे आजकल सेबी चर्चाओं में है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको पता होगा। तो सेबी की जो चेयरपर्सन है वो करंट समय पर माधवी बुच हैं। तो माधवी पूरी बुच को भी दोस्तों यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लाया गया था। ये वो पर्सन है जो 30 साल से मार्केट रेगुलेटर के अंदर में काम कर रही थी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही थी, लेकिन वहीं से उठा के यहाँ पर सीधा इनको सेबी का हेड बना दिया गया, चेयरपर्सन बना दिया गया। इनके पास में कुछ और पावर्स यहाँ पे बढ़ गई। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सीधा प्राइवेट सेक्टर से उठा के गवर्नमेंट पोजीशन पर, जो एक्सपर्ट है, जिसको सीधा एक्सपीरियंस है, लंबे समय से उसी सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसको यहाँ पर गवर्नमेंट पोस्ट दे देना, ठीक है। तो ये होती है यहाँ पे हमारी लेटरल एंट्री। ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं, बड़े लेवल पर हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, उनको सीधा ये वाली पोस्ट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लेटरल एंट्री को लेकर कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, लेकिन कई सारे लोग मेंशन भी कर रहे होंगे कि नहीं ये गलत है।
ठीक है। अब कई सारे लोग कह रहे होंगे नहीं ऐसे नहीं लिया गया है, जो एक्सपीरियंस है उन्होंने 30-40 साल उसमें पर्टिकुलर जॉब में सर्व किया है, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा नॉलेज है, उसके बेसिस पे वो अच्छा सर्व कर पाएंगे, तो इस वजह से सही है, कई लोगों का कहना होता है। दूसरी तरफ लोगों का यहाँ पर कहना यह है कि नहीं, स्किल बेसिस पर एग्जाम दो, आप भी यहाँ पर हमारे साथ निकालो, तभी जाकर ये कॉन्सेप्ट सही रहेगा, लेटरल एंट्री सही नहीं है। तो ऐसी डिबेट चलती रहती है। लेकिन सरकार क्या बोलती है लेटरल एंट्री को लेकर, ये समझिए। सरकार बोलती है कि देखिए फ्रेश टैलेंट लाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कई सारे ऐसे और भी एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया है अलग अलग पोस्ट पर, उनकी स्पेशल नॉलेज को देखकर, उनके पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टीज़ को देखकर। तो यहाँ पे ये जो मैन पावर हमारे पास में जब अवेलेबल है, वो नॉलेज अवेलेबल है, वो एक्सपीरियंस अवेलेबल है, क्योंकि एग्जाम दे के नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नए तरीके से आप हैंडल करेंगे, वो जो एक्सपीरियंस अवेलेबल है उसको सीधा हम यूज़ क्यों ना करें। फिर गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि हमारे देश में IAS ऑफिसर का शॉर्टेज भी है, ठीक है, लगभग 20% शॉर्टेज है IAS ऑफिसर्स का। तो इस ह्यूज डेफिसिट को पूरा किया जा सकता है इस लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट के माध्यम से। फिर दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट का रीजनिंग यह है कि इससे क्या होता है, जो लेटरल एंट्री है ये ज़रूरतमंद चीज़ों को लेकर आएगी, मतलब बाहर से नया एक्सपीरियंस आ जाएगा, जिसकी ज़रूरत होगी उसको यहाँ पर लेकर आया जाएगा, इससे एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्रूव होगा। और अगर एग्ज़ाम के माध्यम से करवाएंगे तो इसके लिए बहुत सारा खर्चा होने वाला है, टाइम और रिसोर्सेस दोनों खर्चे जाएंगे, उसके बाद जाके किसी का रिक्रूटमेंट हो पाएगा। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है ना। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार लेटरल एंट्री को क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, जैसे अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस आर्टिकल में भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्रिटिसिज्म का सबसे पहला रीज़न बनता है नो रिजर्वेशन इन दीज अपॉइंटमेंट्स। जैसा मैंने आपको बताया, जो ग्रुप SC ST OBC से आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनको ये रिजर्वेशन वाले फ़ायदे इन लेटरल एंट्री के बेसिस पर नहीं मिलते, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। दूसरा, प्रमोट बायसेस। एक और चीज़ भी हो सकती है, देखो क्रिटिक्स का कहना यह है कि जो लेटरल एंट्री है यहाँ पे सरकार पीछे के दरवाजे खोल के लोगों को अपना पोस्ट दे रही है, गवर्नमेंट पोस्ट दे रही है, तो हो सकता है वो अपने ही लोगों को पोस्ट दे दे, क्या पता चल रहा है, वो तो दिखा देगी हाँ इसका एक्सपीरियंस है, इसका स्किल है, तो अपने ही लोगों को यहाँ पे रखा जा सकता है, तो इससे अगेन एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन उठता है। फिर तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है स्ट्रगल टू फिट इनटू द सिस्टम। जो लेटरल एंट्री से दोस्तों कई बार लोग देखते हैं कि भाई उनको बिना किसी प्रॉब्लम के एक सरकारी पोस्ट मिल गई, वो भी बहुत ही उच्च दर्जे की, उनके पास में फ़ायदा था, इसलिए हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो, उसका जानकार हो, कोई बड़े कनेक्शंस हो, उससे भी यहाँ पर लेटरल एंट्री में घुसा जा सकता है, लेटरल एंट्री के माध्यम से जॉब ली जा सकती है। तो ऐसे भी दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उठे जाते हैं, यहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है लेटरल एंट्री का। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ में जानना चाहता हूँ कि जो लेटरल एंट्री है आप इसके फेवर में रहेंगे या अगेंस्ट में रहेंगे। कुछ सटीक रीजंस के साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, जो बेस्ट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है ना। दोस्तों अगला आर्टिकल हमारे पेज नंबर 7 पर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर का एक और रेलिवेंट टॉपिक, GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में लिंक कर पाएंगे। क्या बात हो रही है कि देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था जो ग्लोबल साउथ समिट है इसका मीटिंग चल रही है और इसका वर्चुअल फॉर्मेट में मीटिंग चला, कई सारे लोग यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको अटेंड किया, ये आप पीछे देख पाओगे, है ना। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का समिट चल रहा है इंडिया के अंदर में, कई सारे वर्ल्ड लीडर्स ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अटेंड किया। इस पर्टिकुलर ग्लोबल साउथ मीटिंग के अंदर में मेन पर्पज़ हमारा यह है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं आज के समय पर या पुअर कंट्रीज़ हैं, भारत उनकी आवाज़ बन के आज के समय पर चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो करेंट समय पर गैप मतलब कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिसमें यहाँ पर आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, है ना, यूरोपियन यूनियन के नेशंस हो गए, ऊपर यहाँ पे यूरेशियन कंट्रीज़ हो गई, वो सब डेवलप्ड हैं। हमारा मेन पर्पज़ है, जैसे अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज़ हैं अंडर डेवलप हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, इनको भी यहाँ पर इनकी आवाज़ बनना इस डेवलप्ड नेशंस के सामने, उनकी आवाज़ लेकर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर में उनके फ़ायदे की बात करना, उनके सपोर्टिव वे में बात करना, ये हमारा मेन पर्पज़ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मांग की जा रही है कि कई सारे लीडर्स इसमें अवेलेबल हैं। अब की बार 20 लीडर आए हुए हैं जो पार्टिसिपेंट है। भूटान से लीडर आए हैं, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, यहाँ सभी जगह से लीडर आए। उसके अलावा वियतनाम, लाओस, तिमोर लेस्ते, चिली, एल सल्वाडोर, मंगोलिया, ओमान, बेलारूस, यहाँ से भी दोस्तों अलग अलग लीडर्स आए हैं इस मीटिंग के अंदर में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
उसके अलावा जो बांग्लादेश के लीडर है मोहम्मद यूनुस, इनका भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चाइना नहीं आया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया, इनको हमने इन्वाइट ही नहीं किया इस मीटिंग के लिए। अब एक और चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जितने भी कंट्रीज़ के बीच में यह डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुआ, यहाँ पे भारत ने एक और मांग की है कि भाई यूनाइटेड नेशन के अंदर में रिफॉर्म्स होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, करंट समय पर यूनाइटेड नेशन एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर दुनिया के सभी कंट्रीज़ करंट समय पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन से आपको पता होगा, और 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप सभी लोगों को पता है टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से आपके 10 तो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी जो हैं 5 वो परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, अब जो आपके ये नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये हर 2 साल में बदलते हैं, सभी को पता है। लेकिन जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स आपके हैं ये परमानेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे। और ये जो पर्टिकुलर मेंबर्स है दोस्तों, इसमें सीट बढ़नी चाहिए क्योंकि इन 5 परमानेंट मेंबर्स को कुछ स्पेशल पावर्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल वीटो पावर, किसी भी मुद्दे को यहाँ पर वो यूएनएससी के मुद्दे को रोक सकते हैं, तो एक पावर इनके पास में ये आती है। तो भारत चाहता है कि हमको भी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट सीट दी जाए, जिसमें से हम बैठकर लोगों की आवाज़ लगाएंगे, आवाज़ मतलब लोगों की आवाज़ उठाएंगे जो स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और केवल यहाँ पे इंडिया ही नहीं भाई, साउथ अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट खाली है, अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, कई कई देश हैं इनमें। इन देशों में से, इन पूरे कॉन्टिनेंट में से कोई भी कंट्री नहीं है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर हो। केवल यहाँ पे ऊपर नॉर्दर्न रीजन के अपना चाइना ले लिया, यूएस ले लिया, यूके ले लिया, यही कंट्रीज़ कुछ हैं जो यूएनएससी के अंदर में। तो हम चाहते हैं कि भाई दुनिया भर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सब अपनी बात रख सकें यूएनएससी के अंदर में। तो उसके रिफॉर्म्स को लेकर यह डिस्कशन हुआ। दूसरा यहाँ पे बात किया गया है कि जो ये ग्लोबल साउथ समिट है दोस्तों, ये भारत ने जो होस्ट किया है कल सैटरडे में, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को बड़ा बेनिफिट होने वाला है, उनकी आवाज़ बनकर हम उठेंगे आने वाले समय पर। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है दोस्तों, देखो एग्जाम के लिए ना इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो ज़्यादा रेलिवेंट हो। जो रेलिवेंट था वो मैंने आपको समझाया, यूएनएससी का कॉन्सेप्ट समझाया। लेकिन जब बात आती है इस आर्टिकल में, तो आपको पता होना चाहिए ग्लोबल साउथ समिट क्या है, या ये जो टर्म है कई बार यूज़ किया जाता है ग्लोबल साउथ, ये क्या है। क्या वर्ल्ड मैप में जो साउथ वाला पोर्शन है, क्या हम इसको ग्लोबल साउथ बोलेंगे? नॉर्थ वाला पोर्शन है, क्या इसको ग्लोबल नॉर्थ बोलेंगे? नहीं। देखिए, ग्लोबल साउथ कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बहुत डिटेल्ड है। ये वाला फोटो आप देखो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ये नीचे साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया का यहाँ पर इंडिया और बाकी कुछ कंट्रीज़ हुई, ये सब यहाँ पे ग्लोबल साउथ में आती हैं। बाकी यहाँ पे नॉर्थ में आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये वो कंट्रीज़ है जो डेवलप्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर पूरा इस ग्लोबल साउथ का एक आवाज़ बनकर आता है इंडिया। ये बात आप समझ गए। चलिए, तो दोस्तों पहले यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ग्लोबल साउथ का। अगर आपने कुछ लिखने के लिए आता है तो आप क्या क्या वहाँ पे लिख सकते हैं, ज़रा इसको समझिएगा। ग्लोबल साउथ मतलब होता है वो कंट्रीज़ जो आज के समय पर डेवलपिंग स्टेज में है, या लेस डेवलप्ड हैं, या अंडर डेवलप्ड हैं, या फिर कह सकते हैं प्राइमरीली वो अफ्रीका का कोई देश है, एशिया का कोई देश है, या लैटिन अमेरिका का कोई देश है। तो ये आपका ग्लोबल साउथ कहलाता है। ठीक है, ये वो देश हैं जिनमें या तो जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा है, इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, लिविंग कंडीशंस ज़्यादा बेकार हैं अगर इसको हम दूसरी ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ के साथ में कंपेयर करें, या ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में कंपेयर करें। तो ये बात क्लियर हो गई। अब ग्लोबल नॉर्थ क्या है? ग्लोबल नॉर्थ में आपके सारे अमीर देश हैं ज़्यादातर, जो स्पेशली या तो नॉर्थ अमेरिका में है, या यूरोप में है, या ओशियानिया के अंदर में वो देश हैं। ठीक है, अब पता है ये जो टर्म है ग्लोबल साउथ, ये नया टर्म है। इससे पहले जो ग्लोबल साउथ के अंदर ये देश आते हैं, लो इनकम वाले, ये सब कंट्रीज़, इनको पहले थर्ड वर्ल्ड बोला जाता था। ये तीसरी दुनिया इन देशों की अलग। लेकिन ये तीसरा वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर इन देशों को अलग कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन सा लग रहा है। तो ये नाम बाद में चेंज करके ग्लोबल साउथ किया गया था। चलिए, ये कैसे हुआ इसको जानते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें कई बार प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं। आर्टिकल तो न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, ये पीछे का नोट डेटा पढ़ना ज़रूरी है। तो ये जो टर्म है दोस्तों ग्लोबल साउथ, ये सबसे पहली बार लाया गया था 1969 में। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिनका नाम है कार्ल्स ऑग्लवे। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस टर्म को लेकर आता है। देन धीरे धीरे करके यहाँ पर इस टर्म ने अपना एक मोमेंटम लिया। ये मोमेंटम कब लेता है? सोवियत यूनियन के डिसॉल्व होने के बाद में। 1991 में यूएसएसआर टूटा। देन उसके बाद में यहाँ पर कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड का यहाँ पर एंड हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड खत्म हो गया तो थर्ड वर्ल्ड क्या करेगा? तो थर्ड वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट भी दोस्तों हटाया गया।
जो थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है ये लाया गया था एल्फ्रेड सॉवे के थ्रू 1952 में, 1952 में। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट था ये क्या दर्शाता था कि इसमें वो देश हैं जो गरीब हैं, इनस्टेबल हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच है, ऐसे यहाँ पर सोच इन कंट्रीज़ के प्रति वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज़्यादा फैला दी थी, तो ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू नहीं करते थे उन कंट्रीज़ की। तो वही टर्म चेंज किया गया, अब वो थर्ड वर्ल्ड से टर्म हटा के ग्लोबल साउथ कर दिया गया, क्योंकि ग्लोबल साउथ थोड़ा सा न्यूट्रल ऑल्टरनेटिव लगता है, समझ गए। तो अब दो टर्म बांट दी गई हैं, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में ज़्यादातर अमीर देश हो गए, डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई। ग्लोबल साउथ के अंदर में आपके वो कंट्रीज़ हो गए जो कि डेवलपिंग है या डेवलपिंग स्टेज में है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, कोई पूछेगा इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, बता दोगे? जी बिल्कुल बताएंगे। चलिए आगे आते हैं। अब बात आती है जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉमनलिटीज़ की। कहने का मतलब यह है कि जो ये पर्टिकुलर टर्म है ग्लोबल साउथ, इसकी कोई जोग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है। मैंने वही तो बोला कि जो वर्ल्ड मैप है, क्या वर्ल्ड मैप में जो हमारा साउथ वाला पोर्शन है, क्या इसको ग्लोबल साउथ बोलेंगे? नहीं। ऐसे तो ग्लोबल नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया तो साउथ में है, वो ग्लोबल नॉर्थ में आ रहा है, बट वो डेवलप्ड है इसलिए तो नॉर्थ में कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ग्लोबल साउथ का कोई भी ज्योग्राफी की डेफिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है। बस यहाँ पे वो कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग है या जिनकी स्थिति सही नहीं है, जहाँ पे बहुत लंबे समय से कॉलोनियल रूल चला है, बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रॉब्लम को फेस किया है। अब क्वेश्चन यह है कि जो ग्लोबल साउथ टर्म है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इन देशों का इंपॉर्टेंस क्या है? इन देशों का इंपॉर्टेंस यह है कि आज के समय पर, जब एक समय पर इन देशों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, करेंटली यही देश धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ में जो लोगों की वेल्थ है वो तेज़ी से बदली है। पिछले 10 सालों में वर्ल्ड बैंक ने खुद यहाँ पर एक्नॉलेज किया है कि वेल्थ में बड़ा शिफ्ट हुआ है। ये कंट्रीज़ इकोनॉमिकल पावर बनने के लिए तैयार हो रही हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, साल 2030 तक जो ग्लोबल साउथ से देश आते हैं, इनमें से जो 4 सबसे बड़ी इकॉनमी है उनमें से 3 इकॉनमी दोस्तों ग्लोबल साउथ से ही हैं, जो कि चाइना है, इंडिया है। तो ये सबसे बड़ी इकॉनमी से आने वाले समय पर और बड़े लेवल पर इनकी इकॉनमी ग्रो होगी। फिर इतना ही नहीं, ब्रिक्स ग्रुप का नाम आपने सुना होगा। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इनकी जो टोटल जीडीपी है, टोटल इकॉनमी, वो ऑलरेडी G7 कंट्रीज़ को पछाड़ चुकी है, ये आप समझो। तो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, ये इनका बहुत बड़ा रोल हो चुका है ग्लोबल अफेयर्स के अंदर में। तो ये जो टर्म है ना, जो पहले ये इनके साइड से दिया जाता था, वेस्टर्न मीडिया के साइड से, वो आज के समय पर चीज़ें बदल चुकी हैं और इसका इम्पैक्ट सीधा जियोपॉलिटिक्स पर पड़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज़ की पावर बढ़ेंगी, उनकी इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है जियोपॉलिटिक्स में कई सारे बदलाव होंगे। और एशियन नेशंस यहाँ पे बोल चुके हैं कि आने वाला का समय होगा वो एशियन सेंचुरी होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्लोबल साउथ के बारे में ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है इसको कर पाना, क्योंकि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ के अंदर में डेवलपमेंट करना अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है हमें। जैसे करंट समय पर सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए ग्रीन एनर्जी के फंड में सबसे बड़ी समस्याएं होना। कहने का मतलब है जो आज के समय पर ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ हैं ना, इनमें सारे अमीर देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अब डेवलप्ड बनी कैसे हैं? एक ज़माने में खूब प्रदूषण किया है इन्होंने, इंडस्ट्री चलाई है, अपनी पोल्यूशन हुआ है, उसके बाद ही तो डेवलप्ड कंट्रीज़ बनी है ये, है ना। तो ग्लोबल एमिशंस में इनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन प्रदूषण कर ये रहे हैं, उसका भुगतान या उस प्रदूषण की वजह से लोग मर गरीब देश में रहे हैं, क्योंकि वो हर एक फैसिलिटी को मतलब कह सकते हैं एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे इन सभी डेवलप्ड कंट्रीज से हम बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा ग्रीन फंड इकट्ठा करो, कुछ पैसा इकट्ठा करो, और वो पैसा यहाँ पे हमें बेसिकली इन कंट्रीज़ के अंदर में एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए खर्चा जाएगा। बट ऐसा हुआ ही नहीं दोस्तों। तो पॉल्यूशन वो कर रहे हैं, भुगतान हमें करना पड़ रहा है। दूसरा, आप कह सकते हैं रशिया यूक्रेन का युद्ध। अब ये खुद डेवलप्ड कंट्रीज़ आपस में भिड़ रही है, लेकिन इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? हमारे ऊपर पड़ता है। रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, इसकी वजह से फूड, एनर्जी, फिनांस, इन सब में एक बड़ा क्राइसिस हुआ। फिर एट द लास्ट चाइना का इंटरफेरेंस, इसको भी नहीं छोड़ सकते। अब चाइना लगातार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ा रहा है, अलग अलग देशों को अपने BRI प्रोजेक्ट में लेकर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि जो चाइना ये प्रोजेक्ट लगा रहा है, दुनिया भर के कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करवा रहा है, जहाँ पर भी वो गरीब देश देखेगा परेशानी में है तुरंत पहुँच जाएगा, तो अपने प्रॉफिट के ऊपर भी तो वो फोकस कर रहा है ना। तो ये भी हमारे लिए चैलेंज है। और ग्लोबल साउथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज US हेजेमनी। जैसे आज दुनिया में फिर भी US एक सुपर पावर है। अब सुपर पावर की लड़ाई US और चाइना के बीच में चल रही है।
लेकिन फिर भी जो वर्ल्ड है आज के समय पर वो यूएस को अकेला ही मानता है कि वो पूरे इंटरनेशनल अफेयर्स को डोमिनेट कर रहा है। आज यहाँ पे किसी भी देश की करेंसी की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितना यूएस के डॉलर की वैल्यू है। यूएस का डॉलर हर कोई एक्सेप्ट करता है, दुनिया में हर एक देश की करेंसी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये है यहाँ पर डोमिनेंस, चाहे कुछ हो ना हो अभी भी डोमिनेंस है, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन इसी चीज़ को हटाने के लिए या इस चीज़ से बचने के लिए, इससे फ्री होने के लिए ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को बढ़ना होगा। और इसमें यहाँ पर भारत इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की आवाज़ बन रहा है और इनके लिए कई सारे इनिशिएटिव लेकर आया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने दोस्तों 5 इनिशिएटिव अनाउंस करे जहाँ पे हम इन सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को ग्लोबल साउथ में सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो 5 इनिशिएटिव क्या हैं? ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे ये सब कंट्रीज़ मिलकर रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर काम करेंगी। फिर दूसरा है ग्लोबल साउथ साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जहाँ पे ये सभी कंट्रीज़ का जो एक्सपर्टीज़ है वो स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर काम करेंगे। फिर आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट मेडिकल सप्लाईज़ वगैरह होंगी वो सब डेवलपिंग कंट्रीज़ को दी जाएंगी। ऐसे देश जहाँ पे मान लो कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई या कुछ और क्राइसिस हो गए, तो वहाँ सभी जगह पे उनको सपोर्ट करने के लिए भारत खड़ा है इनके लिए। फिर चौथा है ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम, जहाँ पे इन सब देशों के जो यंग ऑफिसर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। फिर है ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप, जहाँ पे हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भारत में मिलती हैं इन सब डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को, वो आके पढ़ाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप भी यहाँ पर उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये यहाँ पर इंडिया इनके लिए कर रहा है ग्लोबल साउथ के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है ये रेलिवेंट है, लेकिन उसके पीछे का डेटा बहुत रेलिवेंट है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब मान लो मेंस में कोई क्वेश्चन बनता है ग्लोबल साउथ को लेकर, आपके पास में इनफ डेटा है, आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं ना दोस्तों। अगला आर्टिकल देखिए, आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 9 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है फ्लड्स के बारे में, बाढ़ के बारे में। ज्योग्राफी के 2-3 कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेंगे। क्या है आर्टिकल ये बोलता है कि जो फ्लैश फ्लड है, जो भारी भरकम बाढ़ है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुई हैं। कुछ टोरेंशियल रेन देखने को मिली, इतनी भयंकर यहाँ पे बारिश हुई है पिछले कुछ समय पर, जिसकी वजह से एक मूसलाधार बाढ़ भी नजर आई है। रिसेंटली हिमाचल में बादल भी फटे, जिसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। वो वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, डिटेल्स मैंने आपके साथ में शेयर की थी। तो ये सब कुछ हो रहा है और बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों में ऐसे कई सारे फ्लैश फ्लड्स आ चुके हैं। फ्लैश फ्लड क्या होता है अभी बताऊंगा, डोंट वरी। स्पेशली मानसून के रीजन में, मानसून का जब सीज़न चलता है, अभी मानसून के टाइम पर भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर ये फ्लैश फ्लड आती है ना, तो ये बाढ़ अपने साथ तबाही लेके आती है। इससे हर साल कई सैयों लोगों की जान जाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। ये बाढ़ आप देख पा रहे हो भयानक है, इसके सामने कुछ भी आएगा अपने साथ बहा ले जाएगी। तो यहीं पर कुछ चिंताएं पैदा होती है हिमालयन रीजन को लेकर के। हिमालयन रीजन में धीरे धीरे करके या साल ब साल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। हमें कुछ यहाँ पे करना होगा। हमें क्यों करना होगा? क्योंकि सरकारी डेटा क्या दिखाता है दोस्तों, ये देखिए आर्टिकल में खुद मेंशन किया है कि गवर्नमेंट डेटा ये शो करता है कि यहाँ पे 51 फ्लैश फ्लड्स फेस कर चुका है हिमाचल प्रदेश अपने मानसून के शुरुआती समय से। आप ये इमेजिन कीजिए, 27 जून से लेकर 16 अगस्त तक, इस साल की बात कर रहा हूँ, लगभग 51 बार फ्लैश फ्लड्स आ चुकी हैं, बाढ़ आ चुकी है। और अभी तो साल ख़त्म होना बाकी है, और भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। और यही सिनेरियो पिछले साल भी था। पिछले साल हिमाचल प्रदेश ने 72 फ्लैश फ्लड्स को फेस किया, और फिर उससे पिछले साल 2022 में 75 फ्लैश फ्लड्स को फेस किया। तो ये साल ब साल सिनेरियो गंभीर हो रहा है। हमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। भारी भरकम बारिश हो रही है ना। जो लोग हैं उनको पहली बात अर्ली वार्निंग देने की ज़रूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नदियों के आसपास बनाने से बचना होगा, ताकि यहाँ पे जो तबाही आ रही है उससे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब इतना बुरा लॉस ना हो हमारा। ये आपको समझ में आया? लेकिन दोस्तों यहाँ पर केवल आर्टिकल इनफ नहीं रहेगा। इस आर्टिकल में 85 बार एक वर्ड यूज़ किया गया है, फ्लैश फ्लड। तो आपको पता होना चाहिए फ्लैश फ्लड होती क्या है और फ्लड्स के दूसरे और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। जब बात आती है फ्लड्स की, बाढ़ की, तो फ्लड जो है ना एक प्रकार का नेचुरल डिज़ास्टर है। सिंपल सी बात है भाई, बाढ़ है, भूकंप है, सब नेचुरल डिज़ास्टर ही तो है। लेकिन फ्लड ये होता है जब वो पूरे आसपास के एरिया को अपने अंदर संभाले। जो बाढ़ है वो यूजुअली ड्राई प्लेसेस को अपने अंदर संभाले। ये तब होती है जब भारी भरकम बारिश हो रही हो या तेज़ी से ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ पिघल रही हो, है ना, तो वो पानी आएगा नीचे, सिंपल सी बात है।
या कोई साइक्लोन आ गया या कोई सुनामी आ गई कोस्टल एरियाज़ में, तब इस तरीके से यहाँ पर बाढ़ आती हैं। तो बाढ़ के पीछे के मेजर कारण है। अब दोस्तों यहीं पर इन फ्लड्स के प्रकार होते हैं। ध्यान रखिए, इन बाढ़ के 3 प्रकार होते हैं, 3 कॉमन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो फ्लैश फ्लड्स होती हैं, ये अभी मैंने समझाया ना, ये जो फ्लैश फ्लड आर्टिकल में 85 बार ये वर्ड आ चुका है। तो फ्लैश फ्लड होता किस वजह से है? इसके पीछे का मेन कारण है भारी भरकम बारिश, एक्सेसिव रेनफॉल। एक हद से ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो पानी का स्तर होता है वो पलक झपकते ही कह सकते हैं या थोड़ी देर में ही एकदम से बढ़ जाए और वो पानी सीधा यहाँ पे अपने अंदर सब कुछ संभाले, उसको बोलते हैं यहाँ पे फ्लैश फ्लड। और ऐसा देखने को मिलता है। और ये जो फ्लैश फ्लड है, इसको डिफाइन करने का एक और तरीका होता है। मान लीजिए बारिश हो रही है और बारिश हो रही है, अब ऐसा थोड़ी ना है 2-4 घंटे बारिश होगी या 2-3 दिन बारिश होगी तब ऐसी भयानक बाढ़ आती है कि जो अपने अंदर सभी चीज़ संभाले। अब दोस्तों बारिश जब भयंकर होगी, जिसको बोलते हैं टॉरेंशियल रेन, और मान लीजिए 6 घंटे तक वो बारिश हुई और 6 घंटे के अंदर ऐसी भयानक बाढ़ आ जाए, उसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड। समझ गए? तो जो रिवर्स हैं उनमें भी यहाँ पर इस तरीके से जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है ना। तो रिवर्स के अंदर जब कैपेसिटी बढ़ती है तो वो होती है रिवर फ्लड। देखिए मैंने बोला ना 3 प्रकार की फ्लड होती है। एक तो हो गई आपकी फ्लैश फ्लड, दूसरी होती है आपकी रिवर फ्लड्स। जो रिवर फ्लड होती हैं ये तेज़ी से लगातार बारिश हो रही है, लगातार घंटों तक 2-3 दिन बारिश हो रही है, तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो आपकी नदी में बाढ़ आ जाएगी, वो रिवर फ्लड है। आसपास के एरिया को वो डुबा ले जाएगी। फिर एक होता है तीसरा कोस्टल फ्लड्स, ठीक है, जो तट पर आती है। अब तट पर जो हमारा मान लो ये समुद्र का किनारा है, तट पर जब फ्लड आता है वो कैसे आएगा? नॉर्मल है, जब यहाँ पे साइक्लोन बनेगा, समुद्र के अंदर चक्रवात बना और वो चक्रवात आके सीधा टकरा जाएगा, तो यहाँ पे वो पानी आ जाएगा सारा। या कोई सुनामी आ जाए अपनी लहरें लेके, तो इस एरिया में बाढ़ आ जाएगी, तो वो यहाँ पे हमारी कोस्टल फ्लड्स होती हैं। ठीक है, फ्लैश फ्लड, रिवर फ्लड एंड कोस्टल फ्लड, ये 3 प्रकार हैं हमारे फ्लड्स के। अब दोस्तों करंट समय पर ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इंडिया में जो ये बाढ़ आ रही है इसकी वल्नरेबिलिटी कितनी है, या कौन कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती हैं? तो जो मेजर फ्लड प्रोन रीजन्स हैं हमारे भारत में वो है पंजाब, हरियाणा, ठीक है, स्पेशली गैंगेटिक प्लेन्स वाले। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ बिहार, वेस्ट बंगाल। देन उसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सदर्न गुजरात, आज के समय पर केरला, तमिलनाडु, और साथ ही साथ में इसमें हिमाचल प्रदेश और जोड़ लो। ये भी पर्टिकुलर स्टेट्स हो चुके हैं जहाँ पर करंट समय पर भारी भरकम बारिश हो रही है। तो ये एडिशनल स्टेट्स हैं जहाँ पे पहले तो इतना नहीं होता था, बल्कि पिछले कुछ समय के डेवलपमेंट्स के हिसाब से यहाँ भयंकर तबाही आनी शुरू हो गई है। केरला में भारी बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड आया, इतने सारे लोगों की जान गई, वो हमने पढ़ा ही है। तमिलनाडु में हमने ये अभी प्रॉब्लम्स देखी हैं लैंडस्लाइड्स की। फिर उसके बाद दोस्तों अभी वही सिमिलर सिचुएशन कर्नाटका में देखने को मिल रही है, और ऐसा ही सिचुएशन हमें हिमाचल प्रदेश में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये मेजर प्रोन रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। चलिए आगे आते हैं, नवाता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। जैसा कि आपको पता है आज संडे है, तो संडे में हमारे पास में साइंस एंड टेक के भी काफ़ी आर्टिकल्स आते हैं। तो साइंस एंड टेक का एक लौता आर्टिकल है जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पेज नंबर 11 पर ये प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे राइटर ने बहुत कुछ मेंशन कर दिया है। मैं आपको सीधा सीधा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ डेटा नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा जहाँ से एग्जाम में सवाल बनेगा, तो आप आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो हर संडे जो ये आर्टिकल आते हैं उसमें जो हमारे डी बाला सुब्रमण्यम जी हैं उनके भी कई आर्टिकल्स आते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है एक केस के बारे में। ये फ़ोटो आप देख पा रहे हो, इस फोटो में यह है सुमत्रन ओरेंगुटन। ओरेंगुटन जो है एक तरीके की जैसी गोरिल्ला, चिंपैंजी जैसी स्पीशी होती है ना, ये बोलते हैं हम एप की प्रजातियाँ, एप स्पीशीज़ जो बंदर की तरह होती हैं, इंसान से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं या इंसान के आसपास यहाँ पर रिलेशन में होती हैं, तो वो एप की स्पीशीज़ हैं। उसमें यहाँ पर एक ओरेंगुटन भी है, काफ़ी हद तक इंसान की तरह होता है। तो ये वाला जो ओरेंगुटन जिसका फोटो आप देख पा रहे हो, ये इंडोनेशिया से बिलोंग करता है। इसका नाम है सुमत्रन ओरेंगुटन। वैसे इसको सुमत्रन ओरेंगुटन साइंटिफिकली बोलते हैं। इस वाले ओरेंगुटन का अपना खुद का नाम भी है, जिसका जो नाम दिया राकुस। क्या नाम दिया गया है? RAKUS, राकुस। तो राकुस के अंदर में मतलब इस ओरेंगुटन के दिमाग के बारे में राइटर बात करते हैं। इसके ना गाल पे चोट लगी इस वाले पोर्शन पे और घाव हो गया, और पता है इसने घाव अपने दिमाग से खुद ठीक कर लिया। कैसे? कि इस ओरेंगुटन को ये पता है कि इस पर्टिकुलर पेड़, एक पेड़ की बात हो रही है, उस पेड़ के पत्ते को इसने लगाया पीस के और उसका जो घाव है वो ठीक हो गया। तो उसी के बारे में बात हो रही है, इन एप की स्पीशीज़ के दिमाग के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों ये है वो फोटो, ये आप देख पाओगे, ये है इसके गाल पे चोट लगी, जो भी घाव हुआ, और इस घाव को इसने खुद से ठीक कर लिया, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी वजह से राइटर ने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, सेल्फ मेडिकेट। ये आप देख पाओगे, खुद से यहाँ पर ये ठीक हुआ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं।
अब बात करते हैं, एक ओरेंगुटन है जिसका नाम है राकुस। ये इंडोनेशिया के अंदर पाया जाता है, सुमत्रन ओरेंगुटन है। इसने अपने चेहरे पे जो घाव था उसको खुद से ठीक किया, एक पेड़ की वजह से, एक पेड़ की मदद से। एक ऐसा पेड़ जो एंटी माइक्रोबियल है, जो इस तरीके की घाव को भर देता है। उसका नाम है अकार कुनिंग, या साइंटिफिक अगर इसका नाम देखें तो साइंटिफिक नेम है इसका फैब्रोरिया टिंक्टोरिया। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ग्रेट एप की स्पीशी ने इस प्रकार से दवाइयों का कोई पौधा इस्तेमाल करके अपने घाव को ठीक किया, अपना दिमाग खुद लगा के। तो ये जो पौधा इसने इस्तेमाल किया था, ये जो पेड़ इस्तेमाल किया था, ये एक प्रकार का एंटी बैक्टीरियल प्लांट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसको यहाँ पर ये ठीक कर देता है। तो राकुस ने, इस पर्टिकुलर ओरेंगुटन ने ये सब किया। ये सजेस्ट ये करता है, यानी कि राकुस का जो बिहेवियर है ये हमें ये दर्शाता है कि जो ये ट्रीटमेंट है दोस्तों, ये कॉमन हुआ करते थे ह्यूमंस के अंदर भी, ओरेंगुटन्स के अंदर भी, और इस तरीके से यहाँ पर घाव का ट्रीटमेंट किया करा जाता था लंबे समय से, और वही इन्होंने अपनाया। ठीक है, ये आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई। अब यहीं पर दोस्तों न्यूज़पेपर में ग्रेट एप्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये जो एप की प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है, ये जो एप है दोस्तों, ये टैक्सोनॉमिक फैमिली से बिलोंग करता है ना। अब जब भी हम एप की बात करते हैं तो इसमें आपका ओरेंगुटन के साथ साथ बोनोबो, चिंपांजी, ईस्टर्न गोरिल्ला, वेस्टर्न गोरिल्ला, ओरेंगुटन्स, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। इन सबको हम ऐसा ग्रेट एप मानते हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इंसानों की तरह यहाँ पर इनमें जो फीचर्स हैं वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्पेशली यहाँ पर ये भी बोला जाता है ये आर्बोरियल होते हैं। आर्बोरियल मतलब ये होता है कि ज़्यादातर ये पेड़ों पर रहते हैं हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। फिर एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की। वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ओरेंगुटन्स की 3 स्पीशीज़ हमें नज़र आती हैं। अभी तो हमने एप की प्रजाति डिस्कस की थी जिसमें चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब चीज़ आती हैं, लेकिन जो ये ओरेंगुटन होते हैं इनकी भी 3 प्रजातियाँ होती हैं दोस्तों। और वो 3 प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? एक है बोर्नियन, दूसरा है सुमत्रन और तीसरा है तपनोली। लेकिन अभी जो न्यूज़ में है वो है सुमत्रन वाला ओरेंगुटन, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ओरेंगुटन को लेकर 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। ये जो ओरेंगुटन होते हैं ये ज़्यादातर जो जंगली फल हैं, लीची है, फिग्स है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर खाने का काम करते हैं। और जो पेड़ होते हैं, हमारे पेड़ में जो होल होता है उसमें पानी भरा होता है, उसी, क्योंकि पेड़ पे रहते हैं, आर्बोरियल हैं, तो पेड़ पे जो गड्ढे हुए हुए हैं उसमें जो पानी जमा है उसी पानी को पीकर यहाँ पर अपनी प्यास वगैरह निपटाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, लिटरली ये क्वेश्चन पूछा था। तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें ऐड करनी पड़ रही हैं डेफिनेटली, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। तो बात आती है ओरेंगुटन्स की, तो ये लगभग 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकी पॉपुलेशन में जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, यानी जन्म यहाँ पे बहुत कम ही से इनका हो पाता है, क्योंकि जो फीमेल ओरेंगुटन है वो केवल 5 से 10 साल में एक ओरेंगुटन को जन्म देती हैं। ठीक है, फीमेल ओरेंगुटन, ध्यान रखना, फीमेल ओरेंगुटन 5 से 10 साल में एक बच्चे को जन्म देगी, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इस वजह से बोला जाता है इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर यहीं पर बात आती है इनके बीच के डिफरेंस के बारे में, क्योंकि यहीं पे हम बात कर रहे हैं कि ओरेंगुटन की 3 स्पीशीज़ अलग अलग है। इसमें एक सुमत्रन है, एक बोर्नियन है। दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? दोनों देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग लगते हैं, अपीयरेंस इनका अलग है, बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अलग है ना। दोनों के भले ही यहाँ पे रेड कलर के इनके बॉडी पे फर होता है। जो सुमत्रन ओरेंगुटन्स होते हैं इनके फेस के ऊपर जो बाल होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, आप देख पाओगे इसकी बियर्ड वगैरह बहुत लंबी है, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा होता है। जो सुमत्रन ओरेंगुटन्स होते हैं इनके सोशल बॉन्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, जबकि जो बोर्नियन वाले ओरेंगुटन्स होते हैं इनके इतने अच्छे बॉन्ड नहीं होते, लेकिन इन सुमत्रन वाले बॉन्ड्स अच्छे क्रिएट करके रखते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक और आर्टिकल, साइंस एंड टेक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आप देख पाओगे दोस्तों, ये इस तरीके से आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ो, पीछे का बैकग्राउंड डेटा पढ़ो, आर्टिकल भी ना छूटे, आपके नोट्स भी तैयार ऑटोमेटिकली होते चले जाएं। ये सब कुछ आपको मिल जाता है। और अगर आपको ये इन वीडियो से डायरेक्टली हेल्प मिलती है तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा 6 लाख सब्सक्राइबर्स का एक टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर जल्द से जल्द अचीव करवा सकते हैं। अब आते हैं आज के न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पेज के ऊपर में, पेज नंबर 12 पर यह है, क्योंकि संडे में आर्टिकल कम होते हैं तो FAQ भी आता है। अब FAQ पे दोस्तों कुछ और आर्टिकल्स भी हैं, एमपॉक्स वगैरह को लेकर, मंकी पॉक्स वगैरह को लेकर, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने कई डिस्कशन कर रखे हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल आपके सामने है दोस्तों, ये बात करता है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। अभी हमने देखा कोलकाता के अंदर जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, और मतलब क्या बताऊँ यार,
जब चीज़ें ये देखने को मिली ना, एक तो बहुत ज़्यादा दुख और इतना ज़्यादा घिनौनी हरकत की गई है वहाँ के लोगों के थ्रू। उस बच्ची को बहुत ही ज़्यादा, जो लोग पकड़े गए हैं उसमें से केवल अभी एक ही पकड़ा गया है। और मतलब एक ही पकड़ा गया, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पे सस्पेक्ट अभी तक एक ही दिखाया जा रहा है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जैसा यहाँ पे उस बच्ची के साथ हुआ है, आंखों से खून निकल रहा था, प्राइवेट पार्ट से ब्लड यहाँ पर आ रहा था। उसके अलावा उसकी जो टांगे हैं दोस्तों वो राइट एंगल पे थी, मतलब पूरी तरह से चीर दी गई थी दोनों साइड पे। एक बेड, अगर मान लो ये बेड है तो एक टांग इधर एक टांग इधर, इस तरीके से यहाँ पर चीर दी गई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक अकेला व्यक्ति, और बताया जा रहा है वो भी यहाँ पर ड्रिंक किया हुआ था उस समय पर, तो क्या ऐसा कर सकता है? तो इस वजह से रिपोर्ट्स कह रही हैं इसमें और भी कई सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें एक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ये सब कुछ दोस्तों घटना होती है 9 अगस्त को। पिछले 4 दिन से रोज़ मैं इसके बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। आप वीडियोज़ को शेयर करके इसके बारे में और चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो यहीं पर ना कल क्या हुआ, डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया, प्रोटेस्ट किया, आपको पता होगा। केवल इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल थी हॉस्पिटल्स के अंदर में, बाकी प्रोटेस्ट चल रहा था ताकि यहाँ पे कुछ मांगे हैं वो पूरी की जा सकें। और यहाँ पर जो राइटर हैं या प्लस कुछ और डॉक्टर्स हैं वो सीधा मांग करते हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, कि भाई डॉक्टर्स को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं। और जो हमारे देश में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इनके खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है, जो ये हिंसा हो रही है, वो कोई नया नहीं है। 1973 के अंदर में नाम है अरुणा रामचंद्र शाबोग। तो ये एज अ जूनियर नर्स काम कर रही थी मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर मुंबई के अंदर में। इनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हॉस्पिटल के स्वीपर के थ्रू, जो झाड़ू लगाता था वो असॉल्ट करता था नर्स को। ऐसे केसेस यहाँ पे नजर आए। और भी कई सारे केसेस नजर आए जहाँ पर पेशेंट असॉल्ट कर रहा है नर्स को। कुछ ऐसे केसेस भी हैं। तो यहाँ पे नर्स को एक प्रॉपर सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स में देने की ज़रूरत है। इसके लिए यहाँ पर डिमांड करी जा रही है दोस्तों। तो अर्चना धवन बजाज हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना यहाँ पर यह है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दिया जा सकता है और ये डॉक्टर्स के लिए लाना ज़रूरी है, क्रूशियल है। और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि जो वायलेंस हो रहा है हेल्थ केयर वर्कर्स के अगेंस्ट में, ये ग्लोबल इशू है और कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे ये काम कर चुकी हैं। केवल भारत में ही ऐसा नहीं हो रहा है, दुनिया भर के कंट्रीज़ में हो रहा है। लेकिन वो कंट्रीज़ अपने लिए नियम लेकर आई, कानून लेकर आई। जैसे यूके का यहाँ पर NHS लॉ आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर आ गए, जहाँ पे कोई भी वायलेंस होगा डॉक्टर के साथ में, कहीं पर भी किसी प्रकार का टॉलरेशन या उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। फिर ऐसे दोस्तों US के अंदर में कई सारे स्टेट्स इस प्रकार के हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए लॉज लेकर आ चुके हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल ने भी इस तरीके के मेजर्स अनाउंस कर दिए हैं। तो भारत किस चीज़ का वेट कर रहा है? इंडिया को भी अर्जेंटली सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाने की ज़रूरत है, वो राइटर यहाँ पर एक्सप्लेन करती हैं। और हमारे डॉक्टर्स की डिमांड है कि जो यहाँ पर फीमेल नर्सेस हैं और भी डॉक्टर्स हैं, उनको प्रॉपर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया जाए, उनके लिए सेफ स्पेसेस प्रोवाइड करवाए जाएँ। क्योंकि जिस बच्ची के साथ में हुआ वो 36 घंटे की ड्यूटी पे थी। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में वो रेस्ट करने गई थी बस। अब वो रेस्ट करने गई तो उसके साथ में ये हुआ। तो क्या आपके पास में सेफ स्पेसेस नहीं है और उस एरिया में कोई CCTV नहीं है? ऐसा कैसे किया आप लोगों ने? तो इसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है। आपको कुछ एरिया सेफ जोन डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, जहाँ पे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हो, CCTV हो, सिक्योरिटी पर्सनल्स हो, हर चीज़ प्रोवाइडेड हो। क्योंकि जो विक्टिम थी, मैंने बोला ना 36 घंटे की ड्यूटी के बाद उनको सेफ जगह नहीं दी गई, जिस वजह से ये साथ में हुआ। तो इसके लिए यहाँ पे प्रॉपर लॉज लेकर आइए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दीजिए हमारे डॉक्टर्स के लिए। ये डॉक्टर्स की मांग है, अदरवाइज ये स्ट्राइक चलेगी और स्ट्राइक बड़ी लेवल पर बढ़ेगी। इवन यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो ये भी बोल दिया है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो यहाँ पे जो इमरजेंसी सर्विसेज दी जा रही हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर दी जाएंगी। तब एक बड़ा बवाल हो सकता है। देखते हैं, जो भी अपडेट्स होंगे वो आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। अभी तक के जो मतलब अप टू द डेट अपडेट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे आते हैं। आता है दोस्तों आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। आज हमने कोई भी वोकैबुलरी का वर्ड नहीं लिया है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में बात हो रही है एमपॉक्स के बारे में। एमपॉक्स से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स है, बताना था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। पता है ना, मंकी पॉक्स वायरस में ये फोटो भी आप देख पा रहे होंगे, बॉडी के ऊपर इस तरीके से पस से भरे जो लेशंस हैं, जो छाले हैं, ब्लिस्टर्स है, वो हो जाते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा वाला गलत है। क्या जो मंकी पॉक्स वायरस है वो केवल गंदे खाने की वजह से फैलता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। मंकी पॉक्स वायरस स्पेशली मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ये वायरस हो चुका है, उसके कोई क्लोज कांटेक्ट में आता है, या किसी एनिमल को ये वायरस हो चुका है उसके कोई कांटेक्ट में आता है, या वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको ये इन्फेक्शन हो चुका है उसके बॉडी के फ्लूइड्स हो गए, पसीना हो गया है ना, या उसके सेक्सुअल कांटेक्ट में कोई आता है, तो ऐसे माध्यम से ये वायरस फैलता है। समझ गए?
कोई मान लो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो गई, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कर रहा है वो किसी नॉर्मल इंसान के साथ में, तब यहाँ पर ये मंकी पॉक्स वायरस फैलेगा। केवल गंदा खाने की वजह से यहाँ पर ये मंकी पॉक्स वायरस नहीं फैलता है, ध्यान रखिए। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। और अभी के समय पर दुनिया भर में कई सारे देशों के अंदर में, चाहे वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो, यहीं से मंकी पॉक्स वायरस की शुरुआत हुई, करंट समय पर दुनिया भर में फैल चुका है। स्वीडन के अंदर भी मंकी पॉक्स वायरस का पहला केस पहुंच चुका है। तो आई होप दोस्तों आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हर एक चीज़ क्लियर हुई ना हुई। बाकी कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्लीज़ उसको अटेम्प्ट किया करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।